तुम्हारे अपने पसंदीदा बुकमार्क समरी चैनल में स्वागत है। अगर तुम्हें हमारी बुक समरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो अब शुरू करते हैं। लेखक कॉल न्यूपोर्ट। अध्याय 1, गहराई से काम करने की ताकत। ये अध्याय एक बहुत ही जरूरी और आज के समय में लगभग खो चुकी आदत को सामने लाता है। पूरी तरह से ध्यान लगाकर गहराई से कोई काम करना। किताब की शुरुआत इस विचार से होती है कि आज की दुनिया में काम का तरीका बदल चुका है। अब सिर्फ मेहनत करने से या देर तक ऑफिस में रहने से कामयाबी नहीं मिलती। अब असली जरूरत है ऐसा काम करने की जो दिमाग से, सोच से और रचनात्मकता से गहराई से जुड़ा हो। लेखक बताता है कि ऐसा काम जिसमें व्यक्ति पूरी तरह डूब जाता है, जहां कोई ध्यान भटकाने वाली चीज नहीं हो, वही डीप वर्क है। जब कोई लेखक एक पेज पर लिखते लिखते 2 घंटे तक उठता ही नहीं, या कोई प्रोग्रामर कोड की एक लाइन सुधारने में पूरी दोपहर लगा देता है, या कोई वैज्ञानिक अपने डेटा में ऐसा डूब जाता है कि भूख प्यास का होश नहीं रहता, ये सब डीप वर्क के उदाहरण हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं कि ऐसा काम दिखने में गंभीर और असरदार होता है। लेखक इस अध्याय में बताता है कि डीप वर्क करने से इंसान के सोचने की क्षमता भी बढ़ती है। मतलब जब कोई बार बार एक ही तरह से ध्यान केंद्रित करके काम करता है तो दिमाग की वो नसें और कनेक्शन मजबूत होने लगते हैं, जो जटिल सोच, गहरी समझ और रचनात्मक हल खोजने में मदद करते हैं। यहां लेखक कुछ लोगों के उदाहरण देता है, जैसे कि कार्ल युंग, जो जंगलों के बीच एक पत्थर का टावर बनवाते हैं ताकि वहां शांति से सोच सकें। बिल गेट्स, जो थिंकिंग वीक मनाते थे, जहां वो सिर्फ किताबें लेकर अकेले चले जाते थे सोचने और समझने के लिए। इन सभी का एक ही मकसद था, अपनी मानसिक गहराई को फिर से जगाना। इस अध्याय की सबसे अहम बात यह है कि गहराई से काम करने की आदत आज के समय में बहुत दुर्लभ हो गई है, लेकिन यही दुर्लभता इसे सबसे अधिक कीमती बनाती है। जैसे जैसे दुनिया और लोग सतही होते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो कोई भी गहराई से सोच सकता है और काम कर सकता है, वो बाकियों से कई गुना आगे निकल जाता है। इस अध्याय में एक बात बार बार उभर कर सामने आती है। डीप वर्क सिर्फ एक तरीका नहीं है काम करने का, ये एक मानसिक अनुशासन है। ये ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति खुद से, अपने विचारों से और अपने काम से पूरी तरह जुड़ जाता है। ये जुड़ाव ही इंसान को उसकी असली क्षमता तक पहुंचाता है। अध्याय 2, सतहीपन का जाल। अब इस अध्याय में चीजें थोड़ी गंभीर होती है, क्योंकि यहां बताया जाता है कि किस तरह गहराई से काम करने की क्षमता धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। और ये बदलाव इसलिए नहीं हो रहा कि लोग आलसी हैं, बल्कि इसलिए हो रहा है कि आज का माहौल ही लोगों को सतही बना रहा है। यहां शैलो वर्क यानी सतही काम को समझाया गया है। ऐसे काम जो करने में दिमाग ज्यादा मेहनत नहीं करता, जिनमें बार बार रुकावट आ सकती है और जिनका असर दीर्घकालीन नहीं होता, जैसे ईमेल पढ़ना और भेजना, टीम चैट्स पर एक्टिव रहना, सोशल मीडिया पोस्ट चेक करना, रूटीन मीटिंग्स में शामिल होना या किसी दस्तावेज में छोटे मोटे सुधार करना। ऐसे काम थोड़े थोड़े समय के होते हैं, लेकिन दिन भर में इतने बार होते हैं कि पूरा दिन छीन लेते हैं। इनका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि ये व्यक्ति को गहराई में उतरने का मौका ही नहीं देते। यहां लेखक ने यह भी बताया कि कैसे बहुत से कामकाजी माहौल में इन सतही कामों को ही असली काम मान लिया गया है। एक तरह की दिखावटी व्यस्तता फैल गई है। मीटिंग्स में जाना, तुरंत जवाब देना, हर वक्त ऑनलाइन रहना, ये सब ऐसे लक्षण बन चुके हैं जिनसे व्यक्ति की उत्पादकता को आंका जाने लगा है। जबकि सच्चाई यह है कि जितना समय इन कामों में लग रहा है, उतना ही डीप वर्क से छीन लिया गया है। इस अध्याय में एक खास बात पर जोर दिया गया है। ये सतहीपन एक आदत बन चुका है और आदतें चुपचाप इंसान के सोचने के तरीके को बदल देती है। मतलब अगर कोई हर दिन सिर्फ आसान और सतही काम करता है, तो धीरे धीरे उसकी सोचने की गहराई भी कमजोर हो जाती है। ये अध्याय एक चेतावनी है कि अगर इस शोरशराबे और सतहीपन से बाहर निकलने की कोशिश नहीं की गई, तो वो क्षमता
जो किसी को कुछ नया सोचने, समझने और रचने लायक बनाती है, वो चुपचाप खो जाएगी। अध्याय 3, गहराई से काम करना इतना कठिन क्यों है? तीसरे अध्याय में लेखक इस सवाल का जवाब ढूंढता है कि आखिर क्यों गहराई से काम करना इतना मुश्किल हो गया है। जवाब सीधा है, क्योंकि आज का माहौल लगातार व्यक्ति का ध्यान बांटने में लगा हुआ है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, ईमेल, कॉल, मैसेज, अपडेट, हर कुछ मिनट में कोई न कोई चीज दिमाग पर दस्तक देती है। इसका नतीजा ये होता है कि ध्यान टिक नहीं पाता। दिमाग को जब बार बार दूसरी दिशा में मोड़ा जाता है, तो उसकी गहराई में जाने की क्षमता कमजोर हो जाती है। यहां लेखक एक बहुत ही रोचक बात बताता है। सिर्फ समय का होना काफी नहीं है, बल्कि ध्यान और ऊर्जा भी चाहिए होती है गहराई से काम करने के लिए। अगर कोई घंटों तक कंप्यूटर के सामने बैठा रहे, लेकिन उसका ध्यान इधर उधर भागता रहे, तो वो समय व्यर्थ चला जाता है। इसके अलावा इस अध्याय में बताया गया है कि आजकल लोग अकेले रहना, शांत रहना, यहां तक कि थोड़ी बोरियत को भी सहना नहीं सीख पा रहे। लेकिन यही पल, जब कुछ नहीं हो रहा होता, जब कोई शोर नहीं होता, जब कोई स्क्रीन नहीं देखी जा रही होती, वही सबसे जरूरी है, क्योंकि वहीं से गहराई की शुरुआत होती है। गहराई से काम करने के लिए एक मानसिक अनुशासन चाहिए। ये अनुशासन रातों रात नहीं आता। ये छोटी छोटी आदतों से बनता है, जैसे रोजाना एक निश्चित समय पर एक ही जगह बैठकर एक ही काम करना, फोन को दूर रखना, सोशल मीडिया को सीमित करना, खुद से ईमानदारी से पूछना कि इस समय सबसे जरूरी काम क्या है। ये अध्याय एक स्वीकारोक्ति की तरह है। हां, गहराई से काम करना मुश्किल है, लेकिन ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि बाकी सब चीजें आसान हो गई है। सतही काम आरामदायक है, लेकिन वहां कोई चुनौती नहीं है। वही गहराई में जाना कठिन है, लेकिन वहां असली विकास होता है। अध्याय 4, गहराई से काम करने की रणनीतियां। अब तक ये तो साफ हो चुका है कि डीप वर्क की जरूरत क्यों है, लेकिन अब असली सवाल यह है कि इसे किया कैसे जाए। इस अध्याय में लेखक हमें 4 अलग अलग रणनीतियां बताता है, और ये बस तरीके नहीं हैं, बल्कि 4 जीवन शैली के विकल्प है। इनमें से कौन सी रणनीति किसके लिए काम करेगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति की जिम्मेदारियां क्या है, समय कैसा है और मानसिक ऊर्जा किस स्तर की है। पहली रणनीति है मठ शैली। इसमें व्यक्ति पूरी दुनिया से खुद को अलग कर लेता है और खुद को पूरी तरह एक ही चीज के लिए समर्पित कर देता है। जैसे कोई वैज्ञानिक जो जंगल के किनारे एक घर में रहकर सालों रिसर्च करता है, या कोई दार्शनिक जो लोगों से मिलना जुलना छोड़कर सिर्फ अपने विचारों में समय बिताता है। ये तरीका बहुत गहरा होता है, लेकिन बहुत कठिन भी, क्योंकि इसमें बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। दोस्त, सामाजिक दायरे, आराम, व्यवधान। लेकिन अगर किसी का काम बेहद जटिल, रचनात्मक या शोधपूर्ण है, तो ये तरीका उन्हें असाधारण बना सकता है। दूसरी रणनीति है द्विध्रुवीय शैली। इसका मतलब है समय को 2 हिस्सों में बांटना, एक हिस्सा दुनिया के लिए और एक हिस्सा खुद के लिए। जैसे कोई लेखक जो हफ्ते में 3 दिन फ्रीलांस काम करता है और बाकी 4 दिन खुद के प्रोजेक्ट पर पूरी तरह ध्यान देता है, या कोई प्रोफेसर जो सेमेस्टर के दौरान पढ़ाता है लेकिन ब्रेक में गहराई से रिसर्च करता है। यह तरीका उन लोगों के लिए ज्यादा व्यावहारिक है जो पूरी दुनिया से नहीं कट सकते, लेकिन थोड़े समय के लिए एकांत बना सकते हैं। तीसरी रणनीति है लयबद्ध शैली। यह तरीका उन लोगों के लिए है जो अपने हर दिन में थोड़ा थोड़ा डीप वर्क शामिल करना चाहते हैं, जैसे हर सुबह 3 घंटे गहराई से लिखना या हर शाम 2 घंटे पढ़ाई करना। इस पद्धति की खासियत यह है कि इसमें निरंतरता होती है। धीरे धीरे दिमाग एक समय को डीप वर्क से जोड़ लेता है और खुद ब खुद ध्यान केंद्रित करना सीख जाता है। चौथी रणनीति है पत्रिका शैली। इसका मतलब है कि डीप वर्क को छोटे छोटे समय के टुकड़ों में किया जाए, बिना किसी निश्चित समय या दिनचर्या के। जैसे जब भी अचानक 1 से 2 घंटे का समय मिले तो फोन हटाकर गहराई से कुछ काम किया जाए। यह तरीका थोड़ा अस्थिर होता है, लेकिन उन लोगों के लिए कारगर हो सकता है
जिनका दिन अक्सर अनिश्चितताओं से भरा होता है, जैसे डॉक्टर, पत्रकार या मैनेजमेंट में काम करने वाले। इन चारों रणनीतियों से एक बात साफ होती है, डीप वर्क कोई जादू नहीं है, कोई चमत्कारी तकनीक नहीं है। ये एक जीवन शैली है और उसे अपनाने के लिए पहले अपने समय और ऊर्जा को जानना पड़ता है, फिर उस हिसाब से योजना बनानी पड़ती है। लेखक यहां एक और जरूरी बात करता है, सिर्फ समय तय कर लेने से काम नहीं होता, रिवाज और अनुष्ठान जरूरी है। जैसे हर बार लिखने से पहले एक ही गाना सुनना, या एक ही जगह पर बैठना, या कागज पेन का एक तयशुदा सेट इस्तेमाल करना। यह सब दिमाग को संकेत देता है कि अब गहराई का समय शुरू हो रहा है। ये अध्याय हमें ये नहीं बताता कि कौन सी रणनीति सबसे बेहतर है, बल्कि ये बताता है कि खुद के लिए सबसे सही रणनीति खोजने की जरूरत है। अध्याय 5, ध्यान केंद्रित करने की शक्ति को ट्रेन करना। इस अध्याय में लेखक बिल्कुल साफ कर देता है, ध्यान केंद्रित करना कोई स्वाभाविक गुण नहीं है, ये एक सीखी जा सकने वाली कला है। लेकिन ये सीखने के लिए मेहनत, धैर्य और बार बार अभ्यास करना पड़ता है। ध्यान का संबंध सिर्फ काम से नहीं है, ये सोचने, महसूस करने, सीखने और निर्णय लेने की जड़ है। जिस इंसान का ध्यान जितना मजबूत होगा, वो उतनी जल्दी गहराई में जा सकेगा। लेकिन अगर ध्यान कमजोर है, तो लाख समय और इच्छा होने के बाद भी व्यक्ति सतही ही रह जाएगा। लेखक यहां एक अभ्यास का सुझाव देता है, सुनियोजित एकाकी चिंतन। इसका मतलब यह है कि हर दिन थोड़ा सा समय अकेले रहकर सिर्फ सोचने के लिए देना, बिना फोन के, बिना किसी काम के। बस एक विचार को लेकर उस पर शांत दिमाग से ध्यान केंद्रित करना। यह अभ्यास जितना आसान दिखता है, उतना होता नहीं, क्योंकि दिमाग बार बार भटकता है। लेकिन अगर इसे हर दिन किया जाए, तो यह ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बहुत तेजी से बढ़ाता है। दूसरी बात जो इस अध्याय में कही गई है, असली अभ्यास तब होता है जब भटकाव सामने हो और फिर भी ध्यान केंद्रित किया जाए। इसका मतलब यह है कि अगर फोन सामने रखा हो, इंटरनेट चालू हो और फिर भी इंसान अपने विचार में डूबा रहे, तब असली प्रगति होती है। इसलिए लेखक कहता है कि काम के समय डिस्ट्रैक्शन को रोकना नहीं, बल्कि सहना सीखो। ये सीखने की प्रक्रिया है। ध्यान की मांसपेशी तभी मजबूत होती है जब उस पर धीरे धीरे दबाव डाला जाए। इस अध्याय में लेखक ये भी बताता है कि हर बार जब इंसान किसी नोटिफिकेशन पर क्लिक करता है, तो उसका दिमाग उस गहराई की स्थिति से बाहर आ जाता है और दोबारा लौटने में कई मिनट लगते हैं। और अगर ऐसा दिन में कई बार होता है, तो फिर असली गहराई का काम कभी शुरू ही नहीं हो पाता। इसलिए ये अध्याय एक चेतावनी भी है और एक प्रोत्साहन भी। चेतावनी इसलिए कि ध्यान की क्षमता को हल्के में लेने का मतलब है अपनी सबसे कीमती शक्ति को खो देना, और प्रोत्साहन इसलिए कि अगर सही तरीके से ध्यान को ट्रेन किया जाए, तो कोई भी व्यक्ति असाधारण गहराई तक जा सकता है। अध्याय 6, बोरियत से मत भागो। ये अध्याय कुछ ऐसा कहता है जो आज की डिजिटल दुनिया में लगभग उल्टा लगता है। बोरियत यानी जब करने को कुछ नहीं होता, देखने को कुछ नहीं होता और समय धीमा लगने लगता है, उस स्थिति को लोग अवॉइड करते हैं। जैसे ही थोड़ी सी बोरियत महसूस होती है, हाथ अपने आप मोबाइल की ओर बढ़ जाता है। लेकिन लेखक यहां कहता है, यही बोरियत असल में डीप वर्क की पहली सीढ़ी है। बोरियत से भागने की आदत ने हमारे दिमाग को लगातार इनपुट का आदी बना दिया है, जैसे कोई मशीन जो हर कुछ सेकंड में नई जानकारी मांगती है। ये आदत धीरे धीरे ध्यान की गहराई को खा जाती है, क्योंकि जब दिमाग को हर वक्त नया चाहिए, तो वो लंबे समय तक किसी एक चीज पर नहीं टिक सकता। लेखक एक प्रयोग करने की सलाह देता है। जब भी मन हो फोन उठाने का, उसे थोड़ा टालो। कुछ नहीं करना, बस थोड़ी देर तक उस बेचैनी को महसूस करना। फिर ध्यान देना कि दिमाग खुद ब खुद सोचने लगता है। कुछ यादें, कुछ विचार, कुछ कल्पनाएं निकलने लगती है। वही पल असल में रचनात्मक होते हैं, लेकिन हम उन्हें कभी पूरा होने का मौका नहीं देते।
ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि खालीपन से डरना नहीं है, बल्कि उसे अपनाना है। क्योंकि हर गहरी बात, हर नई सोच, हर असली समझ इसी खालीपन से जन्म लेती है। यहां लेखक ये भी बताता है कि गहराई से काम करने के लिए माइंड के स्पेस की जरूरत होती है। जब दिमाग पूरी तरह खाली होता है तो ही वो किसी एक विचार को पूरी ऊर्जा दे सकता है। इसलिए ये अध्याय सिर्फ बोरियत के बारे में नहीं है, ये भीतर के मौन के बारे में है। और वही मौन डीप वर्क की असली शुरुआत है। अब तक के ये 6 अध्याय एक साथ मिलकर जो बात कहते हैं वो ये है, गहराई से काम करना कोई तकनीक नहीं है, ये एक मानसिक जीवन शैली है। इसके लिए मन, समय, आदत और सोच चारों को बदलना पड़ता है। लेकिन अगर ये बदलाव शुरू कर दिया जाए तो धीरे धीरे व्यक्ति खुद को पूरी तरह एक अलग स्तर पर काम करते हुए पाएगा। इस अध्याय में लेखक एक बेहद जरूरी लेकिन अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली बात करता है। समय का इस्तेमाल मनमानी नहीं होनी चाहिए, बल्कि सोच समझकर तय की हुई योजना के अनुसार होना चाहिए। यानी हर दिन की शुरुआत ऐसे नहीं होनी चाहिए कि देखते हैं आज क्या करूंगा, बल्कि दिन की शुरुआत से पहले ही ये तय होना चाहिए कि कौन कौन से समय पर कौन सा काम किया जाएगा। लेखक इस प्रक्रिया को टाइम ब्लॉकिंग कहता है। इसका मतलब है पूरे दिन को छोटे छोटे खांचों, ब्लॉक्स में बांटना और हर ब्लॉक में एक खास काम तय करना। जैसे सुबह 8 से 10 तक सिर्फ गहरा पढ़ना, 10:15 से 11 तक ईमेल देखना, 11 से 1 तक लेखन पर ध्यान देना, फिर ब्रेक, और इसी तरह पूरा दिन। शुरुआत में यह सुनकर ऐसा लग सकता है कि यह बहुत कठोर या बोझिल है, लेकिन सच्चाई यह है कि जब समय का एक ठोस ढांचा बन जाता है तो दिमाग ज्यादा फोकस में आ जाता है। जो लोग दिन को यूं ही बहने देते हैं वे अक्सर कई चीजें छेड़ते हैं लेकिन पूरी नहीं कर पाते। लेकिन जो पहले से जानते हैं कि किस समय क्या करना है, उनका दिमाग उस समय को लेकर तैयार रहता है और ध्यान भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि ये योजना बिल्कुल पत्थर की लकीर नहीं होती। दिन के बीच में अगर जरूरत हो तो बदलाव किया जा सकता है, लेकिन बदलाव भी योजना का हिस्सा बनकर ही होना चाहिए, न कि बिना सोचे समझे। लेखक एक और बात समझाता है, समय को यूं ही देख लेंगे वाले अंदाज में छोड़ देना असल में ध्यान और गहराई के सबसे बड़े दुश्मन है। जब दिन का कोई खाका नहीं होता तब सबसे आसान होता है हर बार ध्यान भटकाना, हर बार किसी और चीज में उलझ जाना। इसलिए यह अध्याय सिखाता है कि डीप वर्क सिर्फ सोच या आदत नहीं है, ये एक शेड्यूल की मांग करता है, और वो शेड्यूल जितना साफ होगा, काम उतना ही सधा हुआ और असरदार होगा। अध्याय 8, डिजिटल दुनिया में सजग रहना। इस अध्याय में लेखक एक कड़वा लेकिन जरूरी सच सामने रखता है। आज की डिजिटल दुनिया ने ध्यान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, और यह नुकसान अचानक नहीं हुआ, बल्कि चुपचाप, धीरे धीरे और हमारी अपनी सहमति से हुआ है। हर ऐप, वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो ध्यान खींचे, बार बार वापस बुलाए, और व्यक्ति को ये एहसास ही न होने दे कि उसकी सोच कब बंट गई। और यही सबसे बड़ा खतरा है, जब ध्यान टूटता है और पता भी नहीं चलता। इसलिए लेखक यहां एक अलग तरह की बात करता है। सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि कौन सी वेबसाइट या ऐप टाइम खराब कर रही है, यह भी जरूरी है कि क्या वो वाकई जीवन या काम के लिए जरूरी है या नहीं। इस अध्याय में एक बहुत अच्छी सलाह दी गई है। हर डिजिटल टूल को एक कसौटी पर परखो। वो ये है, क्या ये टूल मेरी किसी बेहद अहम जरूरत को बेहतर तरीके से पूरा करता है? अगर जवाब हाँ है तो रखो, अगर नहीं तो हटा दो। बस इतना ही साफ और सच्चा फैसला। लेखक ये भी कहता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि थोड़ा थोड़ा सोशल मीडिया चला लेने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन यही थोड़े थोड़े क्षण ध्यान को उथला बना देते हैं। जब मन को हर कुछ मिनट में डोपामिन का छोटा डोज मिल जाता है तो वो किसी एक बात में टिकना ही छोड़ देता है। इस अध्याय में सजगता को बहुत महत्व दिया गया है, यानी किसी भी डिजिटल चीज को आंख बंद करके न अपनाना,
बल्कि सोचकर, परखकर और जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना। सिर्फ इसलिए नहीं कि सब करते हैं, बल्कि ये देखना कि क्या ये मेरे ध्यान, मेरे काम और मेरी शांति में मदद कर रहा है। ये अध्याय हमारे भीतर के एक बेहद जरूरी हिस्से को जागरूक करता है, निर्णय लेने की ताकत। ये ताकत सिर्फ काम को नहीं, बल्कि पूरे जीवन को गहराई से भर देती है। अध्याय 9, गहराई को आदत कैसे बनाना है। इस अध्याय में अब बात आती है उस सबसे महत्वपूर्ण चीज की। डीप वर्क को सिर्फ एक प्रयोग, एक सोच या एक बार की मेहनत नहीं, बल्कि लंबे समय की आदत कैसे बनाया जाए। लेखक कहता है कि डीप वर्क को दिनचर्या का हिस्सा बनाना बिल्कुल उसी तरह है जैसे कोई व्यक्ति हर दिन योग करता है या हर सुबह दौड़ने जाता है। इसके लिए 2 चीजें जरूरी है, एक रूटीन जो हर दिन दोहराया जाए, एक आत्मविश्वास जो हर रुकावट के बावजूद उसे बनाए रखे। इस अध्याय में कई छोटी लेकिन असरदार बातें बताई गई हैं, जैसे एक तय जगह बनाओ जहां डीप वर्क किया जाए। वो जगह सिर्फ उसी काम के लिए हो, जैसे कोई मेज, एक कोना, एक रूम जो मन को संकेत दे कि अब गहराई में जाना है। समय का सम्मान करो। अगर 1 घंटे का डीप वर्क तय किया है तो उसमें कोई फोन, मैसेज, मेल या सोशल मीडिया ना हो। 1 घंटा सिर्फ उसी काम के लिए। शुरुआत आसान रखो, लेकिन नियमित रखो। रोज अगर आधा घंटा भी गहराई से काम होता है तो वो भी बहुत है, बशर्ते हर दिन हो। दिन खत्म होने के बाद काम को एक समाप्ति रेखा दो। आज का काम पूरा हुआ, या कंप्यूटर बंद करके एक तयशुदा वाक्य कहना। ये मन को राहत देता है कि अब उसे फुर्सत है, अब उसे आराम मिल सकता है। एक और बहुत जरूरी बात लेखक बताता है, गहराई सिर्फ काम नहीं है, ये जीवन के हर हिस्से में घुस सकती है। रिश्तों में, बातचीत में, सुनने में, खाने में, हर जगह अगर ध्यान और संपूर्णता से किया जाए तो सब कुछ एक नई चमक पा सकता है। इसलिए ये अध्याय गहराई को एक आदत से आगे एक दृष्टिकोण बना देता है। ऐसा दृष्टिकोण जिसमें हर काम, चाहे छोटा हो या बड़ा, पूरी एकाग्रता से और पूरे दिल से किया जाए। अब ये 9 अध्याय मिलकर एक पूरी कहानी कह चुके हैं। एक ऐसी कहानी जो आधुनिक दुनिया की तेजी और व्याकुलता के बीच से होकर निकलती है और एक शांत, गहरी, सजीव सोच तक पहुंचती है। अध्याय 10, गहराई से जीने की हिम्मत। इस अध्याय का स्वर थोड़ा अलग है। यहां अब लेखक तकनीकी बातें छोड़कर एक तरह का भावनात्मक और दार्शनिक दृष्टिकोण रखता है। अब तक डीप वर्क को एक कौशल के रूप में देखा गया, कुछ ऐसा जिसे सिखा जा सकता है, अपनाया जा सकता है और अभ्यास से सुधारा जा सकता है। लेकिन इस अंतिम अध्याय में लेखक कहता है कि ये सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं है, ये एक चुनाव है। ये तय करने की हिम्मत है कि इस उथली, तेज और सतही दुनिया में कोई गहराई की तरफ मुड़ेगा। यहां बात सिर्फ काम की नहीं रह जाती, अब ये पूरे जीवन पर लागू होती है। लेखक पूछता है, क्या रोज की व्यस्तता, व्याकुलता और भागदौड़ के नीचे कोई ऐसा जीवन भी है जो शांत हो, सोच से भरा हो, और जहां काम सिर्फ डिलीवर करने के लिए न किया जाए, बल्कि अर्थ के लिए किया जाए? इस अध्याय में लेखक एक बहुत ही ईमानदार सलाह देता है। अगर गहराई से जीना है तो गहराई की कीमत भी देनी होगी। मतलब ये कि हो सकता है कुछ आसान मजे छूट जाएं, कुछ तात्कालिक सुख पीछे रह जाएं, कुछ लोग कहें कि तू इतना सीरियस क्यों रहता है, या फिर वो तेज, वायरल, चमकदार दुनिया अपनी ओर खींचती रहे। लेकिन अगर किसी ने गहराई को चुन लिया तो धीरे धीरे वो हर चीज में उतरने लगती है। बातचीत में, रिश्तों में, अकेलेपन में, रचनात्मकता में। और यही असली संतोष है जो बाहर से नहीं, अंदर से आता है। लेखक इस अध्याय में यही समझाता है कि डीप वर्क कोई टिप्स एंड ट्रिक्स वाली चीज नहीं है, ये एक जीवन मूल्य है। ये उस धड़कन की तरह है जो कहती है, सिर्फ दिखाओ मत, बनो। सिर्फ दौड़ो मत, रुको और देखो कि दौड़ किस ओर है। यही वो क्षण होता है जहां डीप वर्क अब सिर्फ काम में नहीं, पूरे जीवन में उतरने लगता है।
निष्कर्ष, जो कुछ सीखा उसे समेटकर अपने भीतर उतारना। अब जब किताब अपने आखिरी बिंदु पर पहुंचती है तो लेखक पाठक को फिर से वही खड़ा करता है जहां से शुरुआत हुई थी। लेकिन अब वो व्यक्ति बदल चुका है। अब वो जान चुका है कि इस तेज, सतही, बिखरी हुई डिजिटल दुनिया में शांत, गहरी और केंद्रित सोच को बनाए रखना कितना मुश्किल है, लेकिन कितना जरूरी भी है। अब वो समझ चुका है कि ध्यान एक संपत्ति है, सतहीपन आदत है, गहराई एक अभ्यास है, और हर रोज का चुनाव ये तय करता है कि जीवन किस दिशा में जाएगा। लेखक ये भी याद दिलाता है कि डीप वर्क सिर्फ काम को बेहतर नहीं बनाता, ये व्यक्ति को भी बेहतर बनाता है। क्योंकि जब इंसान किसी चीज में पूरा डूबकर, पूरी ईमानदारी से, पूरे ध्यान से लगा रहता है, तब उसमें एक अलग ही तरह की स्थिरता, आत्मविश्वास और सच्चाई आ जाती है। और अंत में यही वो आत्मा है जिस पर यह पूरी किताब टिकी हुई है। गहराई से जीना कठिन है, लेकिन अगर कोई तय कर ले तो यही सबसे सच्चा और पूर्ण जीवन बन जाता है। अब जब यह किताब पूरी तरह समझ ली गई है तो ये बस पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं रह जाता, ये एक दृष्टिकोण बन सकता है। इस किताब से मिली बातें अब धीरे धीरे दिनचर्या में जगह बना सकती है। कभी सुबह के 1 घंटे में, कभी फोन की नोटिफिकेशन बंद करके, कभी किसी एक मुश्किल विचार पर बैठकर सोचते हुए। और धीरे धीरे ये सब सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक शांति की जगह बन जाएगा। इस किताब के लिए बस इतना ही। उम्मीद है तुम्हें ये समरी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मैं जल्दी ही एक और शानदार और मजेदार नई किताब की समरी लेकर फिर मिलूंगा।